हथियार निर्माताओं के लिए युद्ध व्यापार है। प्रभु चावला, एडिटोरियल डायरेक्टर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, लेख लिखते हैं साहब प्रभु चावला जी। सदियों से प्राचीन साम्राज्य युद्ध में जीत का औचित्य ठहराते आए थे, लेकिन 20वीं सदी में युद्ध व्यापार बन गए। औद्योगिक संभ्रांत इसे युद्ध भूमि से हटाकर बॉर्डर रूम तक ले आए। आधुनिक डीप स्टेट दरअसल युद्ध करने वाले प्राचीन साम्राज्यों के ही उत्तराधिकारी हैं। इनके युद्ध क्षेत्र ही अन्य अर्थव्यवस्था में शीत युद्ध में जन्मा और आतंक के खिलाफ जंग में परिपक्व हुआ युद्ध अब डिजिटल दौर में फल फूल रहा है। ड्रोन के जवाब में ड्रोन और मिसाइल के जवाब में मिसाइल के जरिए यह युद्ध शांति की उम्मीद में नहीं, अगले युद्ध की तैयारी में जीता है। युद्ध की लॉन्चिंग हैशटैग में होती है और इसमें हासिल लाभ को प्रतिशत में गिना जाता है। इन सब के बीच भारत ऐतिहासिक दोहराए पर खड़ा है। यह आर्थिक रूप से निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसके वैश्विक असर से भी इनकार नहीं किया जा सकता और इसका समाज शांति और समृद्धि का इच्छुक है। लेकिन पहलगांव आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर से साबित होता है कि युद्ध कभी खत्म नहीं होता, आगे बढ़ता। गौरवान्वित और अपनी सुरक्षा खुद करने में ही सक्षम भारत फिलहाल युद्ध तंत्र में फंसा हुआ है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत के लिए युद्ध कभी विकल्प नहीं रहा। इसके बजाय विफल पड़ोसी द्वारा हर बार इस पर युद्ध थोप दिया जाता रहा, जिसका वह मुंह तोड़ जवाब देता है। इस साल भारत के रक्षा क्षेत्र में 75 अरब डॉलर आवंटित किया गया, जो इसके कुल बजट का 13.45% है। कुछ लोगों को यह तर्क स्वाभाविक है कि वह सीमा पार आतंकवाद का खतरा बना हुआ है, तब रक्षा बजट में वृद्धि जरूरी है। पहलगांव हमले के जवाब में भारत ने जब सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से सटीक हमले किए तो बाजार ने तत्काल उसका संज्ञान लिया और 13 मई को निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में 4.32% की वृद्धि हुई और ड्रोन निर्माता आइडिया फोर्ज के शेयर 20% बढ़ गए। शहीदों के खून सूखने से पहले ही निवेशकों के पोर्टफोलियो चमकने लगे थे। वर्ष 2020 से 25 के बीच भारत ने रक्षा क्षेत्र में 350 अरब खर्च किए, जिनमें से 15 अरब डॉलर मानव विहीन वायु रक्षा प्रणाली में खर्च किए गए। नतीजन भारत का राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 5.8% हो गया। इस साल की शुरुआत में मुद्रास्फीति 6.2% हो गई, जिसका असर देश के 40 करोड़ मध्यम परिवार पर पड़ा। सीमा पर व्यापार पूरी तरह प्रभावित हुआ। अकेले कश्मीर में सेब के बगीचों और हथकरघों के खामोश होने से सालाना 1.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।
वर्ष 2020 से पर्यटन में वहाँ 35% की कमी आई और 2 लाख नौकरियां चली गई। सीमा पर तनाव के कारण सांबा जैसे शहर में 2022 के बाद से 15,000 व्यापारिक इकाइयां बंद हो गई। इसका सामाजिक नुकसान भी गहरा हुआ। कश्मीर के 12 लाख लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं। वर्ष 2020 से अब तक कश्मीर में आतंकवादी के कारण 1,200 लोग मारे गए और 3,400 से अधिक लोग घायल हुए। वर्ष 2024 का एक अध्ययन बताता है कि 30% कश्मीरी सदमा जनित तनाव में जीते हैं। हिंसा के कारण स्कूल बंद होने से 1.5 लाख कश्मीरी बच्चे नियमित स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। पिछले वर्ष कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव की 320 घटनाएं हुई, जो इसमें 25% वृद्धि के बारे में बताती है। ड्रोन हमले के कारण 2022 से सीमावर्ती इलाकों के लगभग 10,000 लोगों को भागना पड़ा, जिससे कई शहर और कस्बे भूतहा स्वरूप ले चुके हैं। भूतावास बोलते हैं, भूतावास स्वरूप ले चुके हैं। इस बदतर स्थिति में आने वाला भारत अकेला देश नहीं है। पाकिस्तान से ही दिवालिया और विखंडित होने के कगार पर है। यूक्रेन रूस युद्ध के लंबा खिंचने को भी डीप स्टेट के लिए अपने हित के रूप में देखना चाहिए। वर्ष 2022 से लॉकहीड मार्टिन और रैफेल जैसी अमेरिकी रक्षा कंपनियां को युद्ध के कारण मोटा मुनाफा हो रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण लॉकहीड मार्टिन को पिछले साल 14% मुनाफा हुआ। पिछले साल युद्ध के कारण यूक्रेन के 1,200 नागरिक मारे गए। फिर भी बाजार ने खुशी मनाई क्योंकि अमेरिकी रक्षा कंपनियों ने प्रभावशाली लोगों को अपने यहाँ रखा है। अप्रैल में जारी एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के लगभग 700 रिटायर उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, जिनमें जनरल और एडमिरल भी है, रक्षा से क्षेत्र से जुड़े ठेकेदारों के लिए काम करते हैं। इस परिपाटी को खत्म करने के लिए भारत को साहस से काम लेना होगा। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पहले उसे सीमा पार आतंकवाद को खात्मा करना होगा। बाद में अपना रक्षा बजट घटाकर वह शिक्षा और स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और उन्नत खुफिया नेटवर्क के क्षेत्र में निवेश बढ़ा सकता है। शांति का अर्थ सहनशीलता नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि भविष्य में निवेश करना। डीप स्टेट युद्ध में ही फलता फूलता है। आत्मविश्वास से भरे भारत को इसकी जरूरत नहीं है। सवाल ये नहीं है कि भारत युद्ध जीत सकता है या नहीं, मुद्दा ये है कि अपनी आत्मा को उन रक्षा कंपनियों के पास जो भारत के दर से लाभ कमाती है गिरवी रखे बगैर भारत शांति की दिशा में काम कर सकता है या नहीं। डीप स्टेट की रक्षा कंपनियों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा कतई नहीं है। वे तो हर कीमत पर अपना और अपने निवेशकों का मुनाफा बढ़ते हुए देखना चाहती है। लॉकहीड मार्टिन, रैफेल, नॉर्थरॉप ग्रेमैन,
बीआई सिस्टम सिर्फ कंपनियां ही नहीं है बल्कि युद्ध अर्थव्यवस्था में ये नीति निर्माता और बोर्डरूम रणनीतिकार की भूमिका निभाती है। वर्ष 2023 में अमेरिका रक्षा कंपनियों ने अमेरिकी कांग्रेस की लॉबिंग में 13 करोड़ डॉलर खर्च किए। क्योंकि हर युद्धक विमान, हर मिसाइल प्रणाली और विदेशी धरती पर हर कहीं उनके हथियारों की तैनाती का मतलब होता है मुनाफा। वर्ष 2024 में लॉकहीड मार्टिन ने 67.6 अरब डॉलर कमाए, जिसका बड़ा हिस्सा सरकारी ठेके से आया था। युद्ध ही उनका व्यापार मॉडल है। डीप स्टेट के छद्म रणनीतिकारों को इसकी परवाह नहीं है कि युद्ध कौन जीतेगा। उनका लक्ष्य है कि युद्ध चलते रहना चाहिए। पश्चिम एशिया में इसने सऊदी अरब और इजराइल को हथियार दिए। एशिया में ताइवान और एशियाई प्रशांत पर इनकी गिद्ध दृष्टि है। भारत में भी इन्हें अवसर दिख रहा है, जहां एक ताकतवर लोकतंत्र अपने उद्दंड पड़ोसी का सामना कर रहा है। अगर कोई देश वाकई संप्रभुता का इच्छुक है तो उसे युद्ध अर्थव्यवस्था से खुद को अलग कर लेना चाहिए। दोस्तों, हथियार निर्माताओं के लिए युद्ध एक व्यापार है। हाँ दोस्तों।